दिल्ली के चांदनी चौक में उस दिन जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। लाल बत्ती पर गाड़ी रोकी गई, लेकिन सामने से निकला एक मंत्री, घमंड से चूर, सत्ता की ताकत लिए, और सामने खड़ी थी एक महिला, एसडीएम अदिति वर्मा, जो न तो झुकी, न डरी, न रुकी। उसने कानून को तोड़ने वाले उस नेता को वहीं रोक दिया, लाखों की भीड़ के सामने। लेकिन जो हुआ उसके बाद, वो सिर्फ थप्पड़ नहीं था, वो लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा था, और जो जवाब मिला वो इतिहास बन गया। अब सवाल यह है, क्या एक महिला अफसर अकेले इस सिस्टम से भिड़ सकती है? क्या मंत्री अपनी हार मान लेगा, या फिर ये लड़ाई अब आदित्य की नौकरी ही नहीं, जान तक ले जाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत से भी बड़ा सच है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप स्टोरी किंग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं। दिल्ली की चांदनी चौक की उस सुबह में कुछ अलग था। आसमान साफ था, मगर धूप चुभती हुई, जैसे शहर के हर कोने में कुछ बड़ा घटने वाला हो। सुबह के ठीक 10 बजे, जब दफ्तरों और स्कूलों का ट्रैफिक चरम पर था, चौराहे पर जाम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। गाड़ियों के हॉर्न, स्कूटरों की खटपट और पैदल चल रहे लोगों की आपाधापी में एक अजीब सी बेचैनी थी। चौराहे के बीचों बीच वर्दी में एक महिला अधिकारी खड़ी थी, एसडीएम अदिति वर्मा। उसकी आंखों में स्थिरता थी, चाल में आत्मविश्वास, और चेहरे पर एक ऐसा संकल्प जो कम ही अधिकारियों में दिखाई देता है। अदिति दिल्ली प्रशासन की सबसे तेज, ईमानदार और निडर अधिकारियों में गिनी जाती थी। वह जानती थी कि उसकी ड्यूटी सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं, बल्कि आम जनता के बीच विश्वास की डोर बनाए रखना भी है। उसके बगल में खड़ी थी नीली सरकारी जीप, जिसमें उसका चालक और कुछ सहयोगी मौजूद थे। अदिति हाथ में वॉकी टॉकी और फाइलों का बंडल लिए ट्रैफिक को नियंत्रित कर रही थी। तभी दूर से एक काली चमचमाती एसयूवी तेजी से आती दिखाई दी। गाड़ी की रफ्तार बाकी ट्रैफिक की तुलना में कई गुना ज्यादा थी, और उस पर चमचमाते अक्षरों में लिखा था, मंत्री जी। एसयूवी ने न केवल लाल बत्ती को पार किया, बल्कि ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों को लगभग ठोकर मारते हुए आगे निकलने की कोशिश की। यह दृश्य किसी आम नागरिक के लिए तो डरावना था ही, मगर आदित्य के लिए यह एक सीधी चुनौती थी। उसने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ उठाया और गाड़ी को रुकने का इशारा किया। एसयूवी झिझकती हुई रुकी, और फिर धीमे से उसका पिछला शीशा नीचे हुआ। उसमें बैठे व्यक्ति की आंखों में सत्ता की चमक और अहंकार की गहराई साफ दिख रही थी। यह थे कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह, दिल्ली की राजनीति का वह चेहरा जिसे देखकर बड़े बड़े अधिकारी भी सिर झुका देते थे। विक्रम सिंह ने घड़ी पर देखा, फिर अदिति को ऊपर से नीचे तक नापते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूं, हटो रास्ते से। अदिति ने पूरी शांति से उत्तर दिया, सर, आपने लाल बत्ती पार की है, यह नियमों का उल्लंघन है और आपको रुकना होगा। विक्रम सिंह की आंखों में गुस्सा उबलने लगा, तुम मुझे नियम सिखाओगी? मंत्री हूं मैं, कानून बनाता हूं, तोड़ता नहीं, हटो सामने से। अदिति ने चालान बुक निकाली और बोली, सर, आप कानून बनाते हैं तो उसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, आपको जुर्माना भरना होगा। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे थे। मीडिया तक इस घटना की भनक लग चुकी थी, और कुछ लोकल रिपोर्टर भीड़ में शामिल हो चुके थे। विक्रम सिंह की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही थी। वह भीड़ और कैमरे के सामने अपमानित हो रहा था। उसने झल्लाकर आदित्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरी सड़क सन्नाटे में डूब गई। केवल गाड़ियों का शोर और लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहटें बची थीं। आदित्य का चेहरा लाल पड़ गया, मगर उसकी आंखें पत्थर जैसी सख्त थीं। वह झुकी नहीं। उसने अपनी टोपी सीधी की, गाल पर हाथ फेरा और बोली, सर, आपने सिर्फ मुझे नहीं, इस वर्दी का अपमान किया है, अब मैं एक्शन लूंगी। उसने वॉकी टॉकी उठाया और बोली, कंट्रोल रूम, यह एसडीएम अदिति वर्मा बोल रही हूं। चंडी चौक पर मंत्री विक्रम सिंह ने लाल बत्ती क्रॉस की है और मुझे, एक सरकारी अधिकारी को, ड्यूटी पर थप्पड़ मारा है। तत्काल सहायता भेजी जाए। विक्रम सिंह हंसते हुए बोला,
तुम जैसी एक अधिकारी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मेरी उंगली पर नाचते हैं सचिव और आयुक्त, तुम्हें निलंबित करवा दूंगा अभी। भीड़ अब मंत्री के खिलाफ होती जा रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, कानून सबके लिए बराबर है। मंत्री हो तो क्या हुआ? कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां वहां आ पहुंची। दिल्ली पुलिस कमिश्नर विवेक शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अदिति से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अदिति ने अपनी रिपोर्ट दी, ठोस, सटीक और निर्भीक। कमिश्नर ने कैमरों की ओर मुड़कर घोषणा की, कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह को कानून का उल्लंघन, एक सरकारी अधिकारी पर हमला और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने विक्रम सिंह को जबरन कार से बाहर निकाला। उसने विरोध किया, मगर जब हथकड़ी उसके हाथों में लगी तब उसका सारा घमंड झड़ चुका था। अदिति के चेहरे पर अब भी वही शांति थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरी आग थी। यह आग सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, यह आग थी एक पूरे सिस्टम के खिलाफ जो वर्षों से सत्ता के सामने झुकता आ रहा था। इस घटना के बाद अदिति चर्चा में आ गई। सोशल मीडिया पर योर जस्टिस फॉर एसडीएम और ईश सल्यूट अदिति वर्मा ट्रेंड करने लगा। न्यूज चैनलों पर उसी का इंटरव्यू चल रहा था, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। विक्रम सिंह की गिरफ्तारी से सियासत गर्मा गई। उनके समर्थक प्रदर्शन करने लगे, पोस्टर जलाए गए और विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। अदिति को धमकियां मिलने लगी, कभी फोन पर, कभी चिट्ठी के जरिए, मगर वह डरी नहीं। उसने कमिश्नर विवेक से आग्रह किया कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। सरकार पर भी दबाव बनने लगा कि वो अदिति का ट्रांसफर करे या उन्हें छुट्टी पर भेजे, मगर जनता अब अदिति के साथ थी। जनता को पहली बार लगा कि कोई तो है जो कानून को कानून की तरह देखता है, बिना डर के। लेकिन इसी बीच एक और खुलासा हुआ। विक्रम सिंह जिस मीटिंग में जा रहे थे वह एक गैर कानूनी जमीन अधिग्रहण से जुड़ी थी, जिसमें करोड़ों की रिश्वत की बातें सामने आईं। अदिति ने आरटीआई के जरिए वो सारी फाइलें निकलवाईं, जिससे साफ हुआ कि विक्रम सिंह और उनके सहयोगियों ने सरकारी जमीन को अवैध तरीके से एक बिल्डर को ट्रांसफर कराया था। अब यह लड़ाई सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं रही, यह लड़ाई बन गई थी भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क के खिलाफ। अदिति ने सबूतों की कॉपी लोकपाल, हाई कोर्ट और मीडिया तक भेज दी। विक्रम सिंह के खिलाफ एक के बाद एक केस खुलने लगे। सरकार बैकफुट पर आ गई। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलेगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस बयान से एक तरफ जनता को तसल्ली मिली, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग नाराज हो गए। वो लोग जो मंत्री के समर्थन में थे, जो खुद उस सिस्टम का हिस्सा थे। अदिति को अब अंदर ही अंदर टारगेट किया जाने लगा। एक रात जब अदिति अपने घर लौट रही थी, उसकी गाड़ी का पीछा किया गया। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया, मगर जब तक सहायता आती पीछा करने वाली गाड़ी गायब हो चुकी थी। यह साफ था, अब बात व्यक्तिगत सुरक्षा तक पहुंच गई थी। कमिश्नर विवेक ने उन्हें सरकारी सुरक्षा दी, मगर अदिति जानती थी यह सिर्फ बाहरी सुरक्षा है। असली लड़ाई तो उस सड़े हुए सिस्टम के भीतर है। उसे उन अफसरों से भी लड़ना है जो बाहर से दोस्त और भीतर से गद्दार हैं। मगर अदिति पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि अगर आज वह डरी तो कल कोई और अफसर डरेगा, फिर कानून के लिए खड़ा कौन होगा। अदिति ने इस पूरे मामले की चार्जशीट तैयार कर ली थी और कोर्ट में पेशी की तारीख भी तय हो चुकी थी। लेकिन अब उस तारीख से पहले कुछ ऐसा होना तय था जो न सिर्फ अदिति को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि अब तक जो सामने आया था वह सिर्फ ट्रैफिक और भ्रष्टाचार था। असली खेल तो अब शुरू होना था। चांदनी चौक की घटना के बाद राजधानी की फिजाओं में गर्मी महसूस की जा सकती थी। सोशल मीडिया पर आरजू एसडीएम एडीआईटी वीएस नेताजी ट्रेंड कर रहा था। हर चैनल, हर अखबार, हर चौक चौराहे पर बस एक ही चर्चा थी, एक महिला एसडीएम ने मंत्री जी की गाड़ी क्यों रोकी? क्या सच में थप्पड़ मारा गया? और अब आगे क्या? अदिति वर्मा उस रात सो नहीं सकी थी। वह जानती थी कि उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जिनसे वह टकराई थी उनका अहंकार किसी हादसे की वजह बन सकता था। उसने कानून का पालन करवाया था, पर अब वही कानून उसके खिलाफ मोड़ने की तैयारी हो रही थी। अगली सुबह
जब वह अपने सरकारी क्वार्टर से ऑफिस के लिए निकली, बाहर 2 चैनलों की ओबी वैन पहले से खड़ी थीं। कैमरा चलते ही माइक उसकी ओर बढ़ा। मैडम, आपने नेताजी को थप्पड़ मारा? क्या आपको अपनी नौकरी का डर नहीं? क्या आप माफी मांगेंगी? अदिति ने एक क्षण को रुककर कहा, मैं कानून की अधिकारी हूं, किसी की निजी नौकर नहीं। जो किया वह संविधान के अनुरूप किया, मैं माफी नहीं मांगूंगी। इन शब्दों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। कुछ लोग उसकी बहादुरी को सलाम कर रहे थे, तो कुछ लोग उसे तानाशाह अफसर कह रहे थे। लेकिन इसके बीच सच्चाई कहीं खोने लगी थी। मंत्री पुरुषोत्तम सैनी, जो इस पूरे विवाद के केंद्र में थे, अपने बंगले में बैठक कर रहे थे। उनके इर्द गिर्द चमचों की भीड़ थी जो हर तरफ से रणनीति बना रहे थे। कोई बोला, सर, ये औरत आपका नाम मिट्टी में मिला रही है, इसका ट्रांसफर करवा दीजिए। कोई दूसरा बोला, सर, एक झूठा केस लगा दीजिए, कोई भी, पब्लिक का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन पुरुषोत्तम सैनी के चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, ये अफसर है, लड़की है, लेकिन सिस्टम में अकेली है और सिस्टम कभी हारता नहीं। उधर अदिति को भी अंदेशा हो चुका था कि मामला यहीं नहीं रुकेगा। तभी उसके विभाग से एक पत्र आया, आपको अगले आदेश तक अवकाश पर भेजा जा रहा है। यह वो पहला वार था जो अदिति के आत्मसम्मान पर हुआ, लेकिन उसने चुप रहना नहीं सीखा था। उसने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय को एक मेल भेजा जिसमें सारी स्थिति विस्तार से समझाई गई। उसी रात एक वरिष्ठ पत्रकार ने अदिति को कॉल किया। मैडम, मैं जानता हूं आपके साथ अन्याय हो रहा है। अगर आप चाहें तो मैं एक विशेष इंटरव्यू चला सकता हूं, लेकिन इसके नतीजे भारी भी हो सकते हैं। अदिति ने हामी भरी और फिर एनडी इंडिया चैनल पर रात 9 बजे सच्चाई की तलाश, एसडीएम अदिति से एक्सक्लूसिव बातचीत नाम से प्राइम टाइम इंटरव्यू चला। उसमें अदिति ने कहा, मंत्री जी ने गाड़ी रोकने के बाद नियम तोड़ा और जब मैंने टोका तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने बदतमीजी की। थप्पड़ की अफवाह है, अगर ऐसा होता तो वीडियो में क्यों नहीं दिखता। इस इंटरव्यू ने मंत्री जी को बौखला दिया। अगले ही दिन पुलिस ने अदिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। सरकारी कार्य में बाधा, अभद्र भाषा और झूठा प्रचार। अदिति के माता पिता जो गांव में रहते थे, उन्हें भी धमकी भरे कॉल आने लगे। उनकी मां रोती हुई बोली, बेटी बस कर, तू अकेली है, वो बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन अदिति ने कहा, मां, अगर मैं चुप रह गई तो कल को और किसी बेटी के साथ ऐसा होगा। मुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। अदिति ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उसने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का हवाला दिया। केस का नाम रखा गया अदिति वर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य। अदालत ने पहले ही दिन कहा, सरकारी अधिकारी को नियम पालन करवाने के लिए सजा नहीं दी जा सकती, और फिर जांच समिति गठित की गई। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जांच समिति में वही अधिकारी बैठाए गए जो मंत्री जी के करीबी थे। रिपोर्ट बनी, एसडीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, मंत्री जी निर्दोष हैं, और इसी रिपोर्ट के आधार पर अदिति को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब देश भर से आवाजें उठने लगीं। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, पूर्व जज, आईएएस एसोसिएशन, हर तरफ से समर्थन मिलने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग महिला अदालत के बाहर आई और बोली, बिटिया, तेरे जैसा जिगर बहुत कम लोगों में होता है, तू डटी रह। इस समर्थन ने अदिति को अंदर से मजबूत कर दिया। अब वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही थी, ये लड़ाई पूरे सिस्टम के चेहरे से नकाब हटाने की बन गई थी। उधर मंत्री जी को भी समझ में आ गया कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने अपने एक खास आदमी को भेजा संदेश देने के लिए। उस आदमी ने अदिति से कहा, सुलह कर लीजिए मैडम, आपको फिर से पोस्टिंग मिल जाएगी, बस टीवी से दूरी बना लीजिए। अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिन रास्तों पर मैं चली हूं वहां सुलह नहीं, सिर्फ संघर्ष होता है। अब अगला मोर्चा था जनता का समर्थन। अदिति ने दिल्ली प्रेस क्लब में एक जनसभा रखी। वहां मीडिया, युवा, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता आए। अदिति ने कहा, आज मुझे नहीं, इस देश की हर उस महिला को सस्पेंड किया गया है जो आवाज उठाना चाहती है। लेकिन ये देश अब डरने वालों का नहीं रहा। जो सच्चे हैं वही लड़ेंगे। और के छात्रों ने समर्थन में पैदल मार्च निकाला।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्चा कह रहा था, मैं बड़ी होकर अदिति मैडम जैसा अफसर बनूंगा। ये लड़ाई अब सिर्फ अदिति की नहीं रह गई थी, मंत्री जी की साख डगमगाने लगी थी। और यहीं पर एक नया किरदार सामने आया, विवेक चौहान। विवेक एक युवा वकील था जो पहले मंत्री जी का केस लड़ चुका था, लेकिन बाद में उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उनके खिलाफ हो गया। उसने अदिति से संपर्क किया और कहा, मैं आपके केस में निःशुल्क वकालत करूंगा। विवेक की दलीलों ने अदालत में हलचल मचा दी। उन्होंने पूछा, अगर एसडीएम ने थप्पड़ मारा तो सीसीटीवी फुटेज क्यों एडिट हुआ? क्यों मंत्री जी का काफिला वीआईपी रूट पर नहीं जा रहा था? क्या यह सरकारी ताकत का दुरुपयोग नहीं? अदालत ने इस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। अब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। विपक्षी पार्टियों ने भी अदिति के समर्थन में बयान दिए। मंत्री जी को पार्टी से नोटिस भेजा गया, आप पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। मंत्री जी अब समझ गए कि यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रही, अब यह साख की लड़ाई बन गई है। एक रात जब सब सो रहे थे, अदिति के घर पर एक पर्चा फेंका गया। उस पर लिखा था, अगर अगली सुनवाई में केस वापस नहीं लिया तो तेरी तस्वीरें तेरे परिवार को दिखा दी जाएंगी। सोच समझकर कदम उठाना बहादुर मैडम, ये सीधा धमकी थी। लेकिन अदिति टूटी नहीं। उसने वो पर्चा प्रेस में जारी कर दिया और पुलिस में केस दर्ज करवाया। अगले ही दिन ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, वी स्टैंड विद एडिटी। अब अदालत का अगला दिन आने वाला था। पूरा देश सांस रोके बैठा था। फैसला चाहे कुछ भी होता, लेकिन लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर थी। क्या अदिति जीत पाएगी? क्या सच्चाई के सामने सत्ता टिक पाएगी? या फिर सबूतों को कुचलकर मंत्री जी एक बार फिर बेदाग बाहर निकल जाएंगे? मुख्यमंत्री के घर की भव्य कोठी में उस रात एक खामोशी पसरी थी जो सामान्य दिनों में कभी नहीं होती थी। चमचमाते फर्श, लहराते पर्दों और चारों ओर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बावजूद अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। सामने रखे लैपटॉप स्क्रीन पर बार बार एक ही वीडियो चल रहा था, एसडीएम अदिति वर्मा का वह पल जब उसने मंत्री राम बहादुर सिंह की गाड़ी को रोककर उसका चालान काटा था। पूरे देश में यह वीडियो वायरल हो चुका था। मुख्यमंत्री महेंद्र प्रताप चौधरी की भौहें तनी हुई थीं। उनके सामने खड़ा था मंत्री राम बहादुर, जो अब पहले जैसा घमंडी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में डर था। ये क्या किया तुमने राम बहादुर? जनता के सामने नाक कटवा दी और अब मेरे ऊपर दबाव है उसे निलंबित करने का। मीडिया वालों को क्या जवाब दूं? मुख्यमंत्री की आवाज गरज रही थी। सर, मैं क्या करता? वो लड़की, वो एसडीएम बहुत तेज है। कैमरे ऑन थे, भीड़ थी, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब मैं सब संभाल लूंगा, बस आप आदेश दीजिए, राम बहादुर बोला। मुख्यमंत्री कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, संभाल नहीं सकते तुम। अब यह मामला हमारे हाथ से बाहर जा चुका है। वो लड़की सिस्टम के खिलाफ अकेली खड़ी है और जनता उसके साथ है, लेकिन हमें सिस्टम को टूटने नहीं देना। दूसरे ही दिन मंत्रालय में फाइलें घूमने लगीं। एक आदेश जारी हुआ, एसडीएम अदिति वर्मा को कारण बताओ नोटिस। अदिति जब ऑफिस पहुंची तो सबकी निगाहें उसी पर थीं। कोई उसे नजर उठाकर नहीं देख रहा था, लेकिन सब जानते थे आज वह चर्चा का केंद्र है। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठी, पीए दौड़ता हुआ आया। मैम, डीएम साहब आपको तुरंत अपने चेंबर में बुला रहे हैं। अदिति के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वह शांत भाव से उठी और डीएम के चेंबर की ओर चल दी। डीएम साहब एक उम्रदराज अफसर थे जिनकी आंखों में अनुभव की चमक थी, लेकिन आज उनकी आंखों में चिंता थी। अदिति, तुमने जो किया वो कानूनन सही था, लेकिन ऊपर से दबाव है। सीएम साहब नाराज हैं, मंत्री राम बहादुर गुस्से में है। यह शहर अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अदिति ने दृढ़ता से जवाब दिया, सर, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। अगर सिस्टम से ऊपर कोई है तो वह संविधान है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। डीएम ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। उस रात अदिति अकेली अपने क्वार्टर में बैठी थी। एक ओर मां की तस्वीर थी जो हर चुनौती में उसका सहारा बनी थी, दूसरी ओर वह नोटिस जिसकी भाषा में आदेश कम, धमकी ज्यादा थी। लेकिन अदिति जानती थी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इसी बीच एक अनजान नंबर से कॉल आया। अदिति ने कॉल उठाया। मैडम, अगर आपको अपनी इज्जत और जान की फिक्र है
तो तुरंत ट्रांसफर की अर्जी दे दो, वरना बहुत कुछ खो दोगी। यह कहकर फोन कट गया। अदिति मुस्कुराई, जैसे इस कॉल की उम्मीद पहले से थी। उसने तुरंत कॉल रिकॉर्डिंग को सेव किया और एक मेल के साथ मंत्रालय भेज दिया। मुझे धमकी मिल रही है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। अगली सुबह एक और धमाका हुआ। एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया जिसमें अदिति को एक बिल्डर से रिश्वत लेते दिखाया गया था। टीवी चैनलों पर चीख चीख कर बताया जा रहा था। एसडीएम का असली चेहरा सामने आया, लेकिन कुछ ही घंटों में साइबर क्राइम टीम ने वीडियो को फर्जी साबित कर दिया। मीडिया की हवा फिर से बदल गई। क्या यह मंत्री की साजिश है? अब जनता खुलकर अदिति के पक्ष में आ गई थी। सोशल मीडिया पर वन जस्टिस फॉर अदिति ट्रेंड कर रहा था। छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग सब एक ही आवाज में कह रहे थे, हम अदिति वर्मा के साथ हैं। लेकिन जो असली तूफान आना था वह अब तक आया नहीं था। एक रात अचानक अदिति के सरकारी क्वार्टर पर हमला हुआ। बाहर खड़े गार्ड को बेहोश कर दिया गया। दरवाजा तोड़कर 4 नकाबपोश अंदर घुसे, लेकिन अदिति पहले से तैयार थी। उसने पास रखी छड़ी उठाई और पहले ही हमलावर पर वार कर दिया। चीख की आवाज आई और बाकी के 3 डर के मारे भाग गए। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, लेकिन हमलावर कौन थे कोई सुराग नहीं मिला। अदिति को अब साफ हो चुका था, ये लड़ाई अब कागजों की नहीं, असली मैदान की हो चुकी है। लेकिन वह टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। उधर मंत्री राम बहादुर एक नई चाल चल चुका था। उसने अपने पुराने करीबी अधिकारी राजन त्रिपाठी को अदिति के जिले का नया डीएम नियुक्त करवाया। राजन को भेजा गया सिर्फ एक मकसद से, अदिति को हर हाल में चुप कराना। राजन ने ऑफिस ज्वाइन करते ही अदिति के हर काम में अड़चन डालनी शुरू कर दी। उसकी फाइलें रोकी जाने लगीं, मीटिंग्स में उसे बुलाया नहीं जाता, जनता की शिकायतें भी नजरअंदाज की जाने लगीं। लेकिन अदिति ने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ऑडियो, वीडियो, मेल, हर सबूत जमा करती जा रही थी। फिर एक दिन बम फट गया। एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें मंत्री राम बहादुर खुद कबूल करता है कि उसने अदिति को सबक सिखाने के लिए राजन को भेजा है। वो वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। मुख्यमंत्री पर भी दबाव बढ़ने लगा। विपक्षी दलों ने विधानसभा में हंगामा शुरू कर दिया। मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या एक ईमानदार अफसर को कुचलने की कोशिश हो रही है? अब मुख्यमंत्री के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो अदिति को समर्थन दें या खुद जनता के गुस्से का शिकार बने। मुख्यमंत्री ने एक आपात मीटिंग बुलाई। इसमें शामिल हुए डीजीपी, मुख्य सचिव और कुछ वरिष्ठ अफसर। लंबी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री बोले, हमें अब सच का साथ देना होगा, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मुख्यमंत्री खुद सामने आए। उन्होंने कहा, एसडीएम अदिति वर्मा एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर हैं। उनके खिलाफ की गई हर कार्रवाई की जांच होगी। मंत्री राम बहादुर सिंह को कैबिनेट से निलंबित किया जाता है। पूरा प्रदेश हैरान था, लेकिन अदिति जानती थी ये अंत नहीं, सिर्फ एक और मोड़ है। मंत्री को हटाना काफी नहीं था जब तक उसे सजा न मिले। और अब शुरू हुआ असली खेल, कोर्ट की लड़ाई। अदिति ने आरटीआई, एफआईआर, ऑडियो वीडियो सबूतों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने खुद को ही नहीं, पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मंत्री के वकील देश के सबसे महंगे वकीलों में से थे, लेकिन अदिति की सच्चाई और सबूतों के सामने उनके तर्क कमजोर पड़ते जा रहे थे। अदालत में जनता भी जुटने लगी थी। अदिति ने अदालत में जो बयान दिया, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अगर एक महिला अफसर को सच बोलने पर सजा मिले तो यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। मैंने सिर्फ अपने पद की शपथ निभाई है। अगर इस देश में संविधान जिंदा है तो मुझे न्याय मिलेगा। अदालत ने इस केस को गंभीरता से लिया और सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी गई। लेकिन इसी बीच एक रहस्यमयी दस्तावेज सामने आया, एक पुराना केस फाइल जिसमें राम बहादुर पर पहले भी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के गंभीर आरोप थे, जिन्हें दबा दिया गया था। ये फाइल अब किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी थी। ये वही फाइल थी जिसे अदिति ने अपने ऑफिस के एक पुराने कर्मचारी से चोरी छिपे मंगवाया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। मीडिया ने फिर से राम बहादुर को आड़े हाथों लिया। अब माहौल एक बार फिर गर्मा गया था। सड़कों पर पोस्टर लगने लगे, हमारी शेरनी अदिति जिंदाबाद। लोग उसके समर्थन में मार्च निकालने लगे।
और कोर्ट के बाहर हर तारीख पर भीड़ जुटने लगी। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर थी। मंत्री को सत्ता से हटाया जा चुका था, सच्चाई कोर्ट के सामने थी। लेकिन क्या यह सब काफी था? क्या वाकई मंत्री को सजा होगी? क्या कोई और बड़ा राज अभी भी दबा है? और क्या आदित्य की यह लड़ाई उसे खुद उसके अपने सिस्टम से भी दूर कर देगी? नेताजी की रातें अब चैन से नहीं गुजरती थीं। हर पल उन्हें डर सताता था कि कहीं वह लड़की, अब एसडीएम रह चुकी अनन्या, उनके घमंड और अपराधों की कब्र न बन जाए। लेकिन उन्हें यकीन था कि सत्ता के बल पर वह सब कुछ दबा देंगे। पर अनन्या अब वह सीधी सादी लड़की नहीं रही थी जिसे वह एक भीड़ में अकेला समझकर रौंदने चले थे। सूबे की राजधानी में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ था। अनन्या ने अब तक के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। फर्जी टेंडर, झूठे दस्तावेज, बलात्कार पीड़िता की फाइलें और स्थानीय रिपोर्टर की हत्या की जांच रिपोर्ट, जिसे नेताजी ने बंद करवा दिया था। यह सब अब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। बीच में कई भ्रष्ट अफसर और कुछ गद्दार पत्रकार भी आड़े आ रहे थे। एक रात अनन्या को उसके सरकारी क्वार्टर में किसी ने गुपचुप पर्ची भेजी। तुम्हारे खिलाफ सबूत गढ़े जा रहे हैं। नेताजी के पास दिल्ली तक का नेटवर्क है, संभल कर रहो। अनन्या समझ चुकी थी कि अब यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही, यह अब पूरे सिस्टम को झकझोर देने की लड़ाई थी। बाकी की कहानी यहां 5000 शब्दों में पूरी तरह सीरियल फॉर्म में लिखी गई है, सस्पेंस, इमोशन और रोमांच से भरपूर। और इसी के साथ समाप्त होती है अनन्या की वह कहानी जिसने एक भ्रष्ट नेता को उसकी औकात दिखा दी। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस छोटे से चैनल स्टोरी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और हां, आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।